उत्तर भारत में, बिहार में देखिए बामन मिश्रा भी एक्टिव है, बोरकर भी जी एक्टिव है। भले हमको लोग बुरा भला कहते हैं, जहाँ बामन मिश्रा उनके मेंबर जाते हैं, एक आध महीने के बाद फिर वहीं बोरकर के भी लोग पहुँच जाते हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है किसका मेंबर बने हम। महाराष्ट्र में दोनों का चल रहा है। महाराष्ट्र में कोई नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं। बोरकर ने चुनाव लड़ा था ना, बदरवा, जहाँ की बौद्धों का गढ़ माना जाता है, कुछ 1,500-2 हज़ार वोट मिला है बोरकर जी को, और 700-800 उनको असिस्टेंट जो लड़ी थी वो हम उतने। कौन असिस्टेंट? एक मैडम थी लड़ी थी, अभी नाम नहीं भूल रहा हूँ। लोकसभा नहीं, जो भी है लोकसभा, जो भी है चुनाव, इतने ही वोट मिला था। और मैंने पूरा वो देखा है, बामन मिश्राम का भी देखा हूँ, और बोरकर उत्तर भारत बिहार में किसी को 300, किसी को 400। तो मुझे ये तुमने 40 साल में किया क्या मालूम है। वहाँ का चमार अपने को ब्राह्मण मानता है दलित में। हाँ, कच्चा चमड़ा चमार नहीं छू सकता, पक्का चमड़ा ही चमार छूता है, और हम बाहर को अछूत कहता है, वो फेंक के समान देता है। महाराष्ट्र में दलित में इतना बड़ा विद्रोह था, अभी भी है। नहीं, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी तो और है, अभी इसलिए और है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा है कि बहुजन की राजनीति जब तक बहन जी रहेंगी, देखिए बहुत लोगों को बुरा लगेगा, जब तक बहन जी रहेंगी कोई भी SC/ST का लीडर उनके आगे पनप नहीं पाएगा। मैं राइटिंग में दे रहा हूँ, क्योंकि बहन जी के साथ चुनाव हार रही हैं। नहीं, चुनाव हार भी रही हैं, लेकिन उनके साथ 5-10% ऐसे वोट इंटैक्ट हैं गांव के, जो नहीं जानता हकीकत को, वो बहन जी के साथ चिपका हुआ। वो हकीकत हम जाके बताते भी तो नहीं है, वो अंधभक्त, उसको अंधभक्त ही कुछ भी कहिए, बुरा मत मानिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो हमारे एक मैं अनुभव किया हूँ बामसेप में रहने के बाद और कांसी राम के साथ काम करने के बाद। कांसी राम ने एक बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसका नेगेटिव फैक्टर समाज में चला गया। उन्होंने जाति को जो प्रेरणा दे करके, जाति को सम्मेलन चला करके, और जातियों को जो आगे बढ़ा करके, जो जातियों को कोई नहीं पूछता था, उनको जब नेता बना के अपने BSP के पटल में लाए ना, आज वही नासूर बन रहा है दलितों के राजनीति में। जात का पार्टी। हाँ, वही नासूर बन रहा है दलितों का राज। हम लोगों में क्या है कि मैं जहाँ जाता हूँ, कहीं मीटिंग देखता हूँ, क्या हर आदमी पता नहीं क्यों पार्टी ही बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, नेता ही बनना चाह रहा है। तो पार्टी बना के, नेता बन के बस यही दिखा रहा है कि अरे अब सभी लोग तो अकेले ही चले हैं, वो भी अकेले चले, वो भी अकेले चले, हम तो 10 लोग हैं, हम भी चल सकते हैं। बहुत लोग ये उदाहरण देते हैं, अरे भाजपा को 100 साल लगा है। अरे भाई 100 साल उसको लगा है, कभी आपने देखा कि 3% को 90% पर कब्जा करना है तब लगा? तुम 85 हो करके और तुम चाहते हो 100 साल लगे। 85 हो तो तुम 2 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में उसको कब्जा करो ना। खास मुलाकात, और खास मुलाकात में खास विमर्श। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज अम्बेडकरनामा में लंबे अरसे बाद शूद्र शिवशंकर सिंह यादव मौजूद हैं। यादव है लेकिन नाम के पहले शूद्र लिखते हैं। BSN में डिप्टी जनरल मैनेजर पद से रिटायर्ड हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा इनकी पहचान इनकी लेखनी की वजह से है और इनके व्याख्यानों की वजह से है। आज अम्बेडकरनामा में है। आज इनसे जानेंगे कि आखिर देश की दलित राजनीति विज़ बहुजन राजनीति किस दिशा में है। कर्नाटक में 10 तारीख को चुनाव है, उसके बाद कई राज्यों में, और 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। दलित बैकवर्ड जो लगातार बहुजन के नारे लगते हैं, क्या है हकीकत, क्या है फसाना, रियलिटी क्या है और मिथ क्या है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूं कि जो दलित बैकवर्ड के बीच जो एक गैप है, वो हिंदुत्व का क्रिएट किया हुआ गैप है, वो किस हद तक वो ब्लर हो रहा है, किस हद तक वो गैप मिट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या है ग्राउंड रियलिटीज़। क्योंकि शूद्र शिवशंकर सिंह यादव लगातार कई देश के कई कोनों में, प्रदेशों में, गाँव में, कई समारोहों में शामिल होते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत क्या है यह जानने की कोशिश होगी। सामाजिक न्याय आंदोलन को लेकर, बहुजन राजनीति को लेकर। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा। धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया। और बताएं अब क्या चल रहा है देश में। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आप दिया आपने। ये बात तो सही है, मैं भी घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ और निराश भी हो रहा हूँ। इसलिए निराश होना पड़ रहा है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है भाजपा, उसका भी मैं क्रियाकलाप और काम को देख रहा हूँ।
उनके जो लोग हैं, चाहे वो 10-12 साल का लड़का है, चाहे रिटायर होके जो सर्विस से रिटायर होके क्लास 1 ऑफिसर जा रहे हैं, वो सब के सब रात दिन जो है अपने मिशन में, भाजपा को आगे बढ़ाने में, भाजपा के लिखा चाहे किसी भी रूप में, कैसे भी गाली सुने, कुछ भी करें, लेकिन वो उसके इधर से उधर भटकने को तैयार नहीं है और पूरा तन मन से उधर काम कर रहा है। और उनके एक चीज़ और अनुभव किया कि उनके हजारों सामाजिक संस्थाएं हैं, एक दो नहीं है, हजारों हैं, और डोर टू डोर जा रही हैं। यहाँ तक कि औरतें घर घर में जा रही हैं। हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे आने के बाद हमारी मिसेज के पास पहुँच जाती हैं औरतें, कहीं हल्दी कुमकुम के नाम से, तो कहीं कथा के नाम से, कहीं भागवत के कथा नाम से। और ये 10-15% जो है पूरा देश पर हावी हुआ है। आप ऑफिस गए, पत्नी को वहाँ मंत्र पढ़ाने लगते हैं। तो अब वो क्या होता है, वो मंत्री हमको बताएगी भी नहीं, वो बोल देती है। अरे उनसे क्या लेना देना है, उनको ऐसा लगता है कि ये हम बता देंगे तो पति को झूठा एक टेंशन होगा। वो बताना भी नहीं चाहती हैं, बताते भी नहीं हैं। वो अंदर अंदर जो है वो हमारे ही खिलाफ जो है विद्रोह चालू हो गया है। एक तो उनको मैं अनुभव किया हूँ। वहीं जस्ट उल्टा हम लोगों में क्या है कि मैं जहाँ जाता हूँ, कहीं मीटिंग देखता हूँ, क्या हर आदमी पता नहीं क्यों पार्टी बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, नेता ही बनना चाह रहा है। तो पार्टी बना के, नेता बन के बस यही दिखा रहा है कि अरे अब सभी लोग तो अकेले ही चले हैं, वो भी अकेले चले, हम तो 10 लोग हैं, हम भी चल सकते हैं। बहुत लोग ये उदाहरण देते हैं, अरे भाजपा को 100 साल लगा है। अरे भाई 100 साल उसको लगा है, कभी आपने देखा कि 3% को 90% पर कब्जा करना है तब लगा? तुम 85 हो करके और तुम चाहते हो 100 साल लगे। 85 हो तो तुम 2 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में उसको कब्जा करो ना। तुम कंपेयर कैसे करते हो कि भाजपा को 100 साल लगा है पॉलिटिकल पावर बनने में? अरे भाई उन 3% को 100 साल लगा, इसलिए कि 3% 95% को गुमराह कर दिया, गुलाम बना लिया और अपने में कब्जे में कर लिया। लेकिन तुम तो 85 की बात करते हो ना, बड़े शान से कहते हैं हम मूल निवासी हैं, हम 85 हैं। लेकिन 85 हो, लेकिन 85 का महत्व कहाँ है? अब तो छतरी हर आदमी मूल निवासी हो गया। देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो हमारे एक मैं अनुभव किया हूँ बामसेट में रहने के बाद और कांसीराम के साथ काम करने के बाद, कांसीराम ने एक बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसका नेगेटिव फैक्टर समाज में चला गया। उन्होंने जाति को जो प्रेरणा दे करके, जाति को सम्मेलन चला करके और जातियों को जो आगे बढ़ा करके, जो जातियों कोई नहीं पूछता था, उनको जब नेता बना के अपने बीएसपी के पटल में लाए ना, आज वही नासूर बन रहा है दलितों के राजनीति में। जात का पार्टी बन गया। वही नासूर बन रहा है दलितों का राज। और वो जितने को कांसीराम ने आगे बढ़ाया था, वही अपनी जात का अब पार्टी बना के अब वो बार्गेन कर रहे हैं। ये भी नहीं कि नहीं हम दलित के साथ काम करेंगे, हम कांसीराम के साथ ही मिशन में काम करेंगे, कांसीराम के विचारधारा पर चलेंगे। विचारधारा कुछ नहीं है, कैसे भी हमारा परिवार नेता बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, बाहर में जाए समाज। कांसीराम जी की विचारधारा भी कहाँ है? कुछ नहीं है, टोटल कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। देखिए आपने अभी पूछ दिया कि कर्नाटका में चुनाव है, मुझे बड़ा वो हो रहा है कि जब वहाँ कर्नाटका में देखिए, एक चीज़ मैं आप से कह देना चाहता हूँ, आज भी कहना हूँ, मैं शूद्र मिशन की बात कर रहा हूँ। अगर देखिए आपको अगर भाजपा नहीं हराओगे आप 2024 में, तो हमारा और आपका अस्तित्व खतरे में है, हम नहीं बच पाएंगे, लिखित दे रहा हूँ मैं। सिर्फ किसी भी कीमत पर 2024 में हर शूद्र को, चाहे मूल निवासी को, चाहे बहुजन को, भाजपा को हटाने के लिए ही काम करना चाहिए। कहीं भी मीटिंग रखो तो एक यही एजेंडा रखो कि भाजपा को कैसे हटाए। ये मत रखो कि हम पार्टी बना करके भाजपा को हराएंगे। भाजपा को कैसे और कौन हराएगा, किसके साथ हारेगी, उस पर एक काम करो। अभी मायावती जी गई हैं कर्नाटका में और वहाँ मान लीजिए कांग्रेस का और भाजपा का टक्कर है। मैं चाहता हूँ कि भाजपा को हराना तो कांग्रेस को जिताओ, चाहे बुरा माने चाहे भले माने। हम मानता हूँ कि कांग्रेस गलत है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक बड़े दुश्मन से अगर टक्कर लेना है तो छोटे दुश्मन को साथ में मिलाना पड़ेगा, जो भाजपा भी करती है। भाजपा तो शूद्रों को ही लेके पार्टी बना के हम ही मार रहे हैं ना भाई, हम क्यों नहीं वो कर सकते हैं? हम कांग्रेस से क्यों परहेज करें इतना? भाई इतने सालों तक कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। मैं मानता हूँ कांग्रेस भी ब्राह्मणवादी था, लेकिन वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था धीरे धीरे भाजपा में चली गई और बहुत जटिल कर दिया उसने, बहुत जटिल कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि एक चीज़ है कि आज के परिदृश्य में मैं अनुभव किया हूँ कि बहुजन की राजनीति जब तक बहन जी रहेंगी, देखिए बहुत लोगों को बुरा लगेगा, जब तक बहन जी रहेंगी कोई भी SC ST का लीडर उनके आगे पनप नहीं पाएगा। मैं राइटिंग में दे रहा हूँ।
क्योंकि बहन जी के साथ चुनाव हार रही हैं, वो नहीं, भी कहा चुनाव हार भी रही हैं, लेकिन उनके साथ 5-10% ऐसे वोट इंटैक्ट हैं गांव के जो नहीं जानता हकीकत को, वो बहन जी के साथ चिपका हुआ। वो हकीकत हम जाके बताते भी तो नहीं है। वो अंधभक्त, उसको अंधभक्त ही कुछ भी कहिए, बुरा मत मानिए, लेकिन है ऐसे वोटर हैं। भले बहन जी का तो यहाँ तक एक बार स्लोगन हुआ कि भले अखिलेश हार जाए लेकिन भाजपा को वोट दे देना, जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश को हरा के भाजपा को वोट दे देना। क्या ये लॉजिक सही है? कतई नहीं सही है। आज के माहौल में लॉजिक अगर चलेगा तो बड़ा खतरनाक है 2024 के लिए। अगर ये लॉजिक आज बहन जी खेल दें कि भाई भले अखिलेश को हरा दो लेकिन भाजपा को दे दो, तो बताइए लॉजिक कितना खतरनाक आगे वाले 2024 के चुनाव के लिए होगा। आपको लगता है कि लॉजिक सही है? और तब भी लोग इस चीज़ को विरोध नहीं करते हैं कि आप गलत बोल रही हो। किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर सबको भाजपा को हराने के लिए काम करना चाहिए। आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ, और आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मतलब बॉम्बे में आपने आशियाना अपना बनाया है ना। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी तो चल रहा है, भाजपा को चुनौती देने के लिए महाविकास अघाड़ी। हाँ। वहाँ क्या स्थिति है? क्या शरद पवार का कुछ बयान बीच में आता है जिससे दिशा भटकने लगते हैं। हाँ। तो वहाँ क्या स्थिति है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र की सच कहिए तो मैं पूरा उत्तर भारत के चाहे पूर्वांचल के राजनीति से टोटल हट के राजनीति है। अच्छा। वहाँ क्या हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये क्रांति शुरू किया और उन्होंने जब कहा कि भाई हम हिंदू में पैदा हुआ हूँ, मेरे बस में नहीं था लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं, उसी समय से ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है वहाँ बौखला गई और उसके खिलाफ उन्होंने तब से आज तक काम कर रही है। उस पर काम करने में क्या हुआ कि जो दलित फैक्टर था, महार को छोड़ करके, महार 4% है, 24% में 4 ही है, और जो चमार है, ढोर है, मातंग है, और चमार सबसे ताकतवर है महाराष्ट्र में चमार बहुत ताकतवर है, क्योंकि जितना बिजनेस का मोची का चमड़े का धंधा था ना, सिर्फ महार के पास गया, चमार के पास गया। वो आज भी पूरे महाराष्ट्र को ये जूते के व्यापार कारोबार में वही है, क्योंकि उन्हीं को सिर्फ देखिए, जानते हो वहाँ की स्थिति क्या है? एक ही काम को 4 लोग, यूपी में एक चमार है वो सब काम करता है, डेंगर भी उठाता था, चमड़े भी निकालता था, पकाता भी था, बनाता भी था, लेकिन वहाँ 4 लोग करते हैं। डेंगर उठाने का काम महार, उसको छीलने का काम ढोर, पकाने का काम मातंग, और फिर मालूम है वहाँ का चमार अपने को ब्राह्मण मानता है दलित में। हाँ, कच्चा चमड़ा चमार नहीं छू सकता, पक्का चमड़ा ही चमार छूता है, और महार को अछूत कहता है। वो फेंक के समान देता है। महाराष्ट्र में दलित में इतना बड़ा विद्रोह था, अभी भी है। नहीं, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी तो और है, अभी इसलिए और है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकली ये हालत है कि वहाँ का चमार और मातंग और ढोर मुश्किल से 1-2% लोग जय भीम बोलते होंगे, 90% नहीं बोलते हैं। अगर बोल दिया तो घर में हंगामा हो जाएगा। क्यों? जय भीम से और अम्बेडकर से उनको नफरत पैदा कर दिया ब्राह्मणवादियों ने। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर तो सबसे ज़्यादा इसी कम्युनिटी ने अम्बेडकर को लेके गए चारों। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। कांसीराम इसीलिए फेल हुए ना। उनका क्या कहना है, कांसीराम चमार हैं लेकिन जय भीम क्यों बोलते हैं? वहाँ देखिए, चमार जो है जय रोहिदास बोलता है, मातंग जय ककोया बोलता है, और वो मातंग जय लहू बोलता है, और ढोर जय ककोया बोलता है, और तीनों को एक एक भगवान दे दिए जो बाबा साहब से बड़े हैं। ब्राह्मणों ने क्या किया है महाराष्ट्र में, हर जात को, देखिए आपको बड़ी अच्छी पॉइंट आप बता देना बात से, महाराष्ट्र में क्या किया कि जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने महार को छोड़कर सबको अपने फोल्ड में ले लिया और सबको जाके मान सम्मान इज्जत करते, यहाँ तक कि बहन बेटी भी दिया, सबके लिए शादी का हाल बना दिया, हर जातियों के लिए, हर जातियों का वर्चस्व बढ़ा दिया, और सबको यही नहीं, आज तक आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी भी दिया है, राजनीति में भागीदारी दिया है। चमार वहाँ का भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, शिवसेना में भी है, मातंग भी है, ढोर भी, जिसको जहाँ मिला वहीं चला गया। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज़ वहाँ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह नहीं है राजनीति, वहाँ नेता को अपना गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं। चमार का अगर नेता एक हो गया है ना, तो पूरी प्रजा उसके पीछे पीछे रहती है, जो कहेगा वही करेंगे। उत्तर भारत से और महाराष्ट्र में अंतर है। यहाँ भी तो उसी तरह का जात। लेकिन अब वही चीज़ जब राजीव गांधी परेशान हुए थे कांसीराम से, तो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र को जोशी परिवार को बुलाया था
कि भाई तुमने अम्बेडकर बात को कैसे ख़त्म किया महाराष्ट्र में, और वही अम्बेडकर बात ख़त्म करने की रीत जो है उत्तर भारत में चल रही है। यहाँ भी हर जात के लीडर को पैसा दे के पैदा करो, उनको फंडिंग करो और फिर चुनाव में बार्गेन करके अपने साथ ले लो। 85 को तोड़ दो धीरे धीरे धीरे। हर जातियों, जितनी जात की संस्थाएं बनेंगी, जितनी जात की पार्टियां बनेंगी और जितनी जात का विभाजन होगा उतना भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि बार्गेन करने और खरीदने की ताकत सिर्फ भाजपा में है और किसी में नहीं है। क्या अखिलेश खरीद सकते हैं? कांग्रेस भी नहीं खरीद सकती है। हम और आपकी तो बात दूर रही। तो जब खरीदने की ताकत आएगी तो सब लोग उधर चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने शुरू में एक बात कही कि हम ऑफिस जाते हैं, हमारे घर में महिलाएं रहती हैं, लेकिन सवर्ण महिला के उसको कथा कहानी मंत्र कुछ करती है और लंबे समय 100 साल लग गए इसको करने में। करते करते एक तरह का वैचारिक वर्चस्व जो है ना दिमाग में कंट्रोल कर लिया है ना। ये व्रत रखना है, त्योहार है वो। हमारे बहुत सारे लोग, जहाँ मैं जाता हूँ, बहुत दावा बड़े बड़े होते हैं कि 40 साल से मिशन चला रहा हूँ, मिशन का काम कर रहा हूँ। तो कौन सा मिशन चल रहा है कि उल्टा गियर में चला गया ये तो मामला? नहीं, हम लोगों के लोग क्या करते हैं, सिर्फ कहीं गाड़ी से गए, 2 4 10 लोग गए, गांव में बोल दिए हैं, वहाँ इकट्ठा हुए। मैं खुद देखा हूँ, चाहे जिस हम नाम नहीं लेना चाहूँगा, गाड़ी से जाते हैं और गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। वहाँ बस यही अरे तुमने कितने मेंबर बनाए, कितना पैसा कलेक्शन किया, क्या किया। अरे वैचारिक वहाँ बात तक नहीं करते, खाली कलेक्शन होता है। बस कलेक्शन करके पैसा लेकर के मेंबरशिप बना, अरे और मेंबर बढ़ाओ और ये करो। सिर्फ और सिर्फ मेंबर बढ़ाने, पैसा जमा करने और कलेक्शन के पीछे लोग हैं। वैचारिक क्रांति की नहीं है। ये नहीं कि वहाँ गए तो उस गांव में चमार बस्ती हो, चाहे मुसार बस्ती हो, चाहे भंगी बस्ती हो, चाहे यादव बस्ती हो, वहाँ जाकर रुको रात भर, उनसे चर्चा करो, उनके बैठ के बात करो 10 20 50 लोगों से, तब जाके वो गांव वाले भी चर्चा करेंगे। तुम तो कुछ वैचारिक क्रांति दे ही नहीं रहे हो गांव में। दलित लोग कम से कम गाड़ी में बैठ के जा रहा है, मेंबर बना रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है। लौट आ रहे हैं भाई, लौट आ रहे हैं। हाँ, 1 2 घंटे में लौट आ, नहीं रुकते वहाँ। तो मिशन बैक गियर में गया, बस बैक गियर में जाएगा ही। आपका मकसद ही हो गया सिर्फ कि पैसा कलेक्शन करना है, मेंबर बढ़ाना। हाँ, तो यही नहीं बता रहा हूँ। मैंने देखा एक कंपटीशन और देखा, बुरा मत मानिए। हमने देखा है जहाँ उत्तर भारत में, बिहार में देखिए, बामन मिश्रा भी एक्टिव है, बोरकर भी एक्टिव है। भले हमको लोग बुरा भला कहते हैं। जहाँ बामन मिश्रा उनके मेंबर जाते हैं, 1 आध महीने के बाद फिर वहीं बोरकर के भी लोग पहुँच जाते हैं। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, किसका मेंबर बने हम। महाराष्ट्र में दोनों का चल रहा है। महाराष्ट्र में कोई नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं। बोरकर ने चुनाव लड़ा था ना, बदरवा, जहाँ की बौद्धों का गढ़ माना जाता है। कुछ 1,500-2 हज़ार वोट मिला है बोरकर जी को, और 700-800 उनको असिस्टेंट जो लड़ी थी वो, हम उतने कौन असिस्टेंट? एक मैडम थी लड़ी थी, अभी नाम नहीं भूल रहा हूँ। लोकसभा नहीं, जो भी है, लोकसभा जो भी है चुनाव, इतने ही वोट मिला था। और मैंने पूरा वो देखा है, बामन मिश्राम का भी देखा हूँ, और बोरकर उत्तर भारत बिहार में किसी को 300, किसी को 400। तो मुझे यही, तुमने 40 साल में किया क्या? आप देख लीजिए उनके पूरा। आपको बहुत गाली देगा बाम सब के लोग सब। अरे देने दो, मैं तो इन लोगों से 40 साल मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि मैं भी 40 साल जिंदगी बर्बाद किया बाम से। आप शुरू में ही, अगर मैं शुरू में जो आज कर रहा हूँ ना, रियली हमको रोका गया यार। मैं तो इस पर उठा रहा था सवाल, धर्म पर, भगवान पर, देवी देवता पर। मैं शुरू से इसके विरोध था। मैं जब उठाता तो मना कर देते थे, कैडर प्रशिक्षण में रोक देते थे लोग। अरे ये बात मत करो, संविधान में सबको अधिकार है अपनी आस्था का, भगवान का, धर्म का, आप इस पर क्यों अटैक कर रहे हो? मैं अफसोस कर रहा हूँ। जिंदगी भर अटैक किए। अच्छा, बाबा साहब जिंदगी भर अटैक किया, तुम अटैक करने को रोक रहे हो। तो रोकवा रहा है कोई इनको रोकवा रहा है बैकडोर से। हाँ, देखिए एक चीज और बता रहा हूँ मैं। हम लोग भी बोलते हैं ना, कर्मकांड छोड़ो, ये सब छोड़ो, पाखंड छोड़ो, ज्ञान विज्ञान अपनाओ। अरे भाई, मैं तो पूरा इसी पर, हमारा तो अभी अटैक है ना, चाहे हमको मार दो, चाहे कुछ भी करो। हमने आपको भी पहले बताया था ना कि देखिए एक चीज़ और है, मैं कई जगह देखा हूँ, अभी जहाँ जाता हूँ जगह जो लिखता है शिक्षित बनो। आपको मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, बोला था। बाबा साहब ने अंग्रेजी में स्लोगन दिया है ना, क्या दिया था? एजुकेट। एजुकेट मतलब शिक्षित करो, बी एजुकेटेड नहीं कहा था, एजुकेट करो। एजुकेट करनामा कर रहा है कुछ, एजुकेट, आप एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ है। बाबा साहब ने कहा बनाओ, करो। लेकिन आज क्या हो रहा? अपने परिवार को शिक्षित करो, हो गया मिशन हमारा पूरा हो गया। पढ़ लिख के नौकरी कर लो। जहाँ जब मैं लिखता बोलता रहता हूँ भाई शिक्षित करो, लिखो यार, शिक्षित करो। जहाँ देखता हूँ वहाँ शिक्षित बनो। शिक्षित बनो मतलब ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक नहीं कहते हैं, अरे तुम सुधर जाओ,
दुनिया सुधर जाएगी। मतलब तुम दूसरों को मत सुधारो, ये हमारे हिंदू धर्म की फिलॉसफी है कि तुम खुद सुधर जाओ, दूसरों पर हम तो उल्टा ही करते हैं, हम सुधरे ना सुधरे दूसरों को सुधारो। दूसरों को सुधारो। तो ये हमारे लोग भी अब वही ब्राह्मणवादी मानसिकता लेके कर रहे हैं कि बस शिक्षित बन जाओ, तुम्हारा काम होगा, हम सुधार। अब आप अफसोस कर रहे हैं कि आपने 40 साल रियली अफसोस करता हूँ मैं। उतना मैं पढ़ते लिखते 6 साल में किताब लिख दिया हर मैं लिखा हूँ, उसके पहले भी किताब लिखा हूँ। बहुजन चेतना बड़ी फेमस किताब थी मेरी। अगर किताब भी बराबर सही चली गई हो ना तो आप बहुत परिवर्तन हुआ होता। लेकिन उस समय भी वामसेप में भी देखिए एक कमी रह गई है। कांसी राम जो है, बात सही है, कुछ लोग जो अगर बामन मेश्राम बोरकर जो भी विद्रोह, कुछ परसेंटेज मैं उन लोगों को भी गलत नहीं मानता हूँ। सामाजिक जो परिवर्तन की जो दिशा थी ना, टोटली हम लोग राजनीतिक चले गए, इतने राजनीतिक चले गए, सब पार्टी बना लिया, इतने राजनीति नहीं, बीएसपी भी टोटल राजनीतिक चली गई। कोई मिशन आंदोलन मिशन नहीं रहा। जहाँ भी हम लोग भी जाते थे सिर्फ मेंबरशिप बनाओ, पैसा कलेक्ट, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। प्रशिक्षण दो थोड़ा बहुत था, कैडर प्रशिक्षण मैं भी दिया हूँ, लेकिन वो अटैक नहीं था, आक्रामक कभी नहीं था। सिंपल राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बढ़ाने का ही प्रशिक्षण होता था। सामाजिक प्रशिक्षण, धार्मिक और राज नहीं था। खाली राजनीतिकरण का था। वही राजनीतिकरण से आज हमारा नुकसान और भस्मासुर हो गया है। भस्मासुर हो गया। अब यही भाजपा हमें पर अब उसी लिए अटैक कर रही है। मतलब 40 साल से मिशन चला रहा है, जात जात की पार्टी हो गई है, बाबा साहब अकेले जितना कर गए वो सब खो रहे हैं। कहते क्या है, मैं एक दिन पूछा, हमने बोला कि भाई जो भी एक, मैं ऐसे ही मैं एक वामसेपी से हमारी बात बढ़ गई। वो बोलता है जो भी परिवर्तन हम लोगों से हुआ है, तुमने यही परिवर्तन किया है कि 40 सालों में कि भाजपा 2 थी, 300 पहुंच गया, तो कारपोरेटर नहीं बन पाए। यही परिवर्तन है ना। नहीं, बाकी सोशल मीडिया पे जो लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सोशल मीडिया पे हो रहा है, ज़्यादा सोशल मीडिया से हुआ है। वामसेप से क्या हुआ है? इंडिविजुअल रिसर्चर, इंडिविजुअल नहीं, अभी जितने देखिए, मुझे एक उम्मीद है, अभी सुनिए मैं बता रहा हूँ आपसे, मुझे अब उम्मीद लग रही है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बुरा मत मानिए, मैं कभी कभी अपने मिशन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में देखता हूँ। मैं देखिए, मेरी लाइफ का एक रतन लाल जी, मैं कभी भी लीडरशिप, जो हमको कई बार ऑफर हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी लीडरशिप लेने की मैं ख्वाहिश ही नहीं पैदा किया। ये लीडरशिप कई तरह का होता है ना। एक मैं सिर्फ काम करता रहा, मैं यही लीडरशिप होता है। अब आरएसएस का जो है भागवत है, वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं ले रहा है ना, कल्चरल लीडरशिप। तो मैं लिखने पढ़ने में पहले से था, लेकिन कई लोग बोले कि नहीं ये वामसेप का ये बन जाओ। नहीं भाई, मैं यहाँ बम्बई में था तो मैं बोला माइनॉरिटी में हूँ, यहाँ पे मेजॉरिटी में लोग उनको सब दो, हम पीछे पीछे काम करेंगे। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर उस समय मैं अगर अच्छा एक बात बताइए, आपने, मैं तो नाम नहीं लेता, लेकिन आपने जिक्र कर दिया है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है। तो अब तक बैकवर्ड उसमें कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, चाहे कौन से अध्यक्ष है किसी वाम से? यहाँ कुछ लोगों को बनाया होगा, हमें तो नहीं मालूम है। बैकवर्ड कहाँ जुड़ा भाई? बैकवर्ड नहीं जुड़ा। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड थोड़ा सा पॉलिटिकल में जुड़ा था। अच्छा, इसमें वामसेप वाले में नहीं जुड़ा? वो जुड़े होंगे तो मुझे नहीं पता। उत्तर बिहार में ही तो है, महाराष्ट्र में तो कोई नहीं है। बैकवर्ड में तो कोई नहीं है, नहीं है। महाराष्ट्र में तो 0 है भाई। सब अध्यक्ष जितने हैं, जितने भी मतलब ग्रुप के, तो उसमें कोई बैकवर्ड है या कोई शेड्यूल ट्राइब हुआ हो या कोई मुस्लिम हुआ हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। एक बात बताइए सर, चलिए वामसेप के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है वो थोड़ा एक्टिव अपना एक्टिव है, शेड्यूल कास्ट ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, ये बात है। लेकिन एक चीज़ है, बैकवर्ड कम्युनिटीज जो है वो भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और एक बढ़िया मिडिल क्लास भी है, थोड़ा समृद्ध भी है, जमीन भी है, सब है। बैकवर्ड समाज में क्या चल रहा है? अच्छा देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया कांसी राम का। मैं एक टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ आपसे। जब मुलायम और कांसी राम का जब गठबंधन हुआ ना, तो एक भारत के राजनीति में एक दिशा दिखी और वो सफल भी हुआ। लेकिन उसको अब कारण पर नहीं मत जाइए, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, मतलब गठबंधन टूट गया। उसमें जो भी कांड हो गया। उसके बाद जो घटना घटी है, मान्यवर साहब को मजबूरी में ब्राह्मणवाद की बैसाखी लेना पड़ा। मजबूरी में। अगर बैकवर्ड उसमें साथ दे दिया होता उनको, जैसे हम बैकवर्ड है माइनॉरिटी कम्युनिटी बोलते हैं ना, कोई साथ नहीं दिया। मजबूरी में कांसी राम को भाजपा का साथ लेना पड़ा। उसमें बैकवर्डों की गलती मानता हूँ, लेकिन वही भाजपा का साथ लेना नसूर बीएसपी के लिए हो गया। अब वही बर्बादी का कारण भी आज वही निकल रहा है।
कांसीराम तो चले गए बेचारे, लेकिन उनका जो वो सोचे नहीं इतनी कि ऐसा गलत हो जाएगा, लेकिन उनके साथ चला जाना आज जैसे कहते हैं मगरमच्छ के मुंह में घुस गया। मगरमच्छ से हेल्प लिया आपने और मगर से आपको निकल गया। तो ये आप जैसे आप तो यादव हैं और आप बहुत काम करते हैं ज़मीन पर, ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में मूवमेंट को लेकर या जो भी है इससे चंगुल से निकलने को लेकर आडंबर पाखंड के खिलाफ किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन? देखिए, मैं दूसरे समाज का तो मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, देखिए हमारे समाज में बहुत ज़्यादा यादव समाज में बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोगों में अभी एक उत्साह आ रहा है। वो दिख रहा है। वो कारण क्या है जानते हैं? कि यादव समाज जो था, ये मानता हूँ कि कहीं कहीं सामंती था तो यसी पर अत्याचार किया होगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके भी कारण तो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था ही है ना। चाहे हमारे गालिया चमार ने भंगी पर अत्याचार किया, चाहे किसी शूद्र और पर किया है, तो उसके कारण उसके बैकग्राउंड में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। इसलिए मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जोर देता हूँ। SC ST OBC का दोष उसमें कम है, वो व्यवस्था का दोष है। पर ये व्यवस्था को दोष ना मान के हम SC ST OBC में दुराव पैदा कर रहे हैं। अरे वहाँ देखो ना, उन्होंने तो यादव ने ही SC को, बहुत लोग कहते हैं अरे यादव तो SC को बहुत सताया है, वो क्या हमारा भला करेगा। चमार जो है भंगी को बहुत सताया है, उसके साथ मेरा क्या। ये बहुत बड़ा भाजपा का साजिश है। इस साजिश से हमें और आपको बचना पड़ेगा। ये हमें कहना पड़ेगा कि ठीक है, यादव ने अगर चमार को सताया है, चमार ने भंगी को सताया है, चाहे भंगी ने किसी और को सताया है, तो उसके पीछे ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो ब्राह्मणवादी मानसिकता है। उस आदमी का दोष नहीं है। अगर उस आदमी को पढ़ाया गया होता पहले से कि भाई यादव चमार भंगी ये सब आपस में भाई है, तो कभी नहीं सताता वो। लेकिन ब्राह्मणों ने ये सताया कि नहीं, तुम उच्च है तो नीच है, तुम्हारे साथ वो नहीं बैठ सकता, वो नहीं बैठ सकता, बस वो नहीं खा सकता। तुमको देखो उल्टा सीधा गाली दिया, तुमको आप लड़ गए अपने में, अपने जात के वर्चस्व में आ गए। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दोष नहीं लोग उठाते हैं। मैं इसी को बार बार कहता हूँ कि जब तक आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दोष नहीं दोगे और आपस में लड़ते रहोगे तो कभी राजनीति नहीं कर सकते। चलिए, आखिरी सवाल है, आप काफ़ी एक्टिव हैं, अभी घूम रहे हैं, लिख भी रहे हैं, जो आपको सुनते हैं लोग, है ना, जो आपके फॉलोइंग हैं, सुनते हैं, 2024 में चुनाव है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 के चुनाव के लिए मैं भी बहुत रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि 2024 अगर भाजपा आ गई ना तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। पहले तो मैं अपने अस्तित्व के लिए ये कहना चाहूँगा कि किसी तरह से भाजपा को हराओ। तो पहला मेरा उद्देश्य है कि अभी नीतीश कुमार से कुछ उम्मीद लग रही है बिहार से। तो कास्ट सेंसस वहाँ बंद हो गया कोर्ट में। हाँ ठीक है, वो बात नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए पॉलिटिकली हम 2024 की बात करें, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश हैं, और उम्मीद तो नहीं लग रही कि मायावती साथ देगी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं रहेंगे, तो मायावती जी को साइड कर दीजिए। नीतीश है, अखिलेश है, मान लीजिए जयललिता आती हैं, अरे स्टालिन हैं, अब महाराष्ट्र के जो है बहुजन अघाड़ी कहिए, चाहे महाविकास अघाड़ी है, चाहे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस आगे आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस जहाँ मजबूत है तो उसको समर्थन देख करके भाजपा को हराने में क्या तकलीफ है। कांग्रेस ने तो रायपुर अधिवेशन में अभी पूरा सोशल जस्टिस एजेंडा पारित किया है। हाँ, हम कह रहे हैं कि जब आपको बड़े दुश्मन से लड़ाई करना है, आप जानते हो कि 2024 के ना संविधान बचेगा ना हम बचेंगे, तो तुम क्यों नहीं मरने मिटने के लिए कांग्रेस को। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस भी पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन भाई इतनी जो कुछ भी मिला तो उसी दौरान इतनी खतरनाक नहीं थी जो आज हम खतरनाक भोग रहे हैं। तो अगर आपको लगता है तो इस समय इस चुनाव में 2024 में जहां आप मजबूत हो, ईमानदारी से लड़ो, कांग्रेस का हेल्प लो, और जहां वो मजबूत हैं वहां कांग्रेस को हेल्प करो। भले आप एक बार कांग्रेस के आने के बाद भले कांग्रेस से आप भिड़ जाना, अपनी ताकत मजबूत बना करके, मतलब वोट काटापिटी मत करो। नहीं, किसी जगह कहीं कटना नहीं चाहिए। सबको यही टारगेट रखो कि भाजपा को हराना है। कौन जीत रहा है वो मत देखो, कांग्रेस जीत रही है। हम तो यहाँ तक कह रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी और ये क्या नाम भूल रहा है, केजरीवाल जी मंडल विरोधी था। मैं भी जानता हूँ कि सवर्ण मानसिकता का है, हमारा विरोधी है, लेकिन मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि आखिर तो उसका भी तो संघर्ष चल रहा है भाजपा से ना। अगर वो दिल्ली में मजबूत है कि नहीं है, तो कांग्रेस को किसी भी तरह से भाजपा को मत आने दो भाई, किसी भी जगह पर नहीं। इसमें एक मसला चल रहा है, ईवीएम को लेकर भी काफ़ी सवाल उठते रहे लगातार। हाँ, और हम कई दोस्तों से बात करते हैं, हम लोगों ने भी काफ़ी आंदोलन किए हैं उसमें
ये ईवीएम का भी हेरा फेरी कर लेता है। देख साहब, ईवीएम पर तो काम करना पड़ेगा सभी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरह से। देखिए, या तो अगर ये सत्ता में मान लिया कि एनडीए हार गई, अगर यूपीए सत्ता में आई, मान लीजिए, हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, तो क्या ये कहना चाहेंगे कि यूपीओ को आके सबसे पहले ईवीएम खत्म करना चाहिए पार्लियामेंट? हाँ, सबसे पहले ईवीएम तो एकदम हटा देना चाहिए, है ना? हाँ, ईवीएम। देखिए, ईवीएम के बारे में एक मैं छोटी सी पॉइंट आपसे कह रहा हूँ। मैं एक लेख लिखा था, ईवीएम सबसे खतरनाक जो है ना, सबके संवैधानिक जो है ना, संवैधानिक गड़बड़ी है ईवीएम में। जानते हैं क्या है? ईवीएम से ये खतरा हो रहा है कि ईवीएम मशीन में मान लीजिए कोई चमार बस्ती है, कोई यादव बस्ती है, पता लग जा रहा है कि कौन किसको वोट दिया। हाँ, तो वो जो गोपनीयता का उल्लंघन है ना, उल्लंघन हो रहा है यहाँ। और मान लिया कि एक खास तरह की बस्ती, अगर हम तो कह रहे हैं वोट मिला नहीं मिला पता लग जाता है। वो गांव में नहीं जाते। अभी बिहार में बाढ़ आ गई थी तो वहाँ का एमपी जीता तो पता, सड़ने दो, ऐसे बोला है उसने, हमको वोट नहीं दिया, सड़ने दो गांव को। तो इस तरह से कम से कम सुप्रीम कोर्ट का, चाहे हमारे देश के शासन में देखना चाहिए कि ईवीएम से कितना गोपनीयता का और संविधान का मौलिक अधिकार का। क्योंकि जिस गांव में देखा कि खाली बहुजन को वोट मिला है, वहाँ सवर्ण जीता है तो एकदम आंख बंद कर लेगा। ये फैक्ट है, हो रहा है। ईवीएम से बड़ा इसी से एक दूसरे का गुंडागर्दी, अत्याचार बढ़ा है। और क्या होता है ना, वो बैलेट में मिक्सिंग होती थी, हम मिला देते, पहले मिक्सिंग होती थी, मिक्स होने के बाद पता नहीं चलता कौन कहाँ किसको वोट दिया, कहीं पता नहीं चलता था। अब वही होना चाहिए, ये संवैधानिक मतलब अवरोध होना। ये ईवीएम सबसे खराब है। ईवीएम पे हम लोग मुद्दा फिर बनाए, ईवीएम पर इसको बनाइए, कोर्ट में चंचूट के साथ जाने की कोशिश इसी पॉइंट पर कि भाई ये गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है ईवीएम से। दोस्तों, शुद्र शिवशंकर सिंह यादव हैं और बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। समीक्षा करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब आलोचना नहीं होता है, समीक्षा और आलोचना में अंतर है। अगर आप कोई मिशन चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ते लिखते हैं, तो अपने काम करने की समीक्षा कीजिए। आपने कितना प्रोड्यूस किया, कितना लिखा, कितना पढ़ा, ये भी समीक्षा जरूरी है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।